So now the next area is basically value chain analysis. अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं प्राइमरी फंक्शंस वो होते हैं जो कंपनी की कोर ऑपरेशंस का पार्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स, या लॉजिस्टिक्स की भी दो टाइप्स हैं यार, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इज लाइक योर रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करना, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन, या जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ठीक है। फिर आपके पास है एट द सेम टाइम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ये कस्टमर तक पहुंचाना, डिलीवरी करना, सामान पहुंचाना, ठीक है। मार्केटिंग एंड सेल्स, ये कोर ऑपरेशंस हैं। और आफ्टर सेल्स सर्विस, ठीक है। इसी तरीके से कुछ होती हैं दे आर सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, आईटी, फाइनेंस, एडमिन। ये कोर काम नहीं कर रहे होते, ये बेसिकली सेकेंडरी लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी लेवल पे ये सपोर्टिंग सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेकेंडरी कह लो या सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स कह लो, ये बेसिकली सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एक कंपनी जब तक वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकती, एक ऑर्गेनाइजेशन तब तक वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकती जब तक एट द सेम टाइम उसके ये तमाम डिपार्टमेंट्स, चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे वो प्राइमरी हो, ये सब अलाइंड ना हो टुवर्ड्स वन थिंग, और ये सारे अपनी वैल्यू जो है वो क्रिएट करें, ये सारे जो है वो अपनी वैल्यू क्रिएट करें। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ जी? मैं बर्ड्स की ट्रेडिंग करता हूँ। मैं बर्ड्स की ट्रेडिंग करता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या करता हूँ जी? एक जगह से परचेस कर लेता हूँ, परचेस फ्रॉम मार्केट एंड सेल ऑन माई शॉप। आपको क्या लगता है मैं प्रॉफिट कौन से स्टेज पे कमा सकता हूँ? परचेस के स्टेज पे या सेल के स्टेज पे? एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट। मैं प्रॉफिट कहां पे कमा सकता हूँ? परचेस के स्टेज पे या सेल के स्टेज पे? या मैं सिर्फ सेलिंग पे ध्यान दूं कि भाई महंगा बेचना जरूरी है, खरीद भी बेशक मैं महंगा लूं तो कोई मसला नहीं है? मलिक कहते हैं बोथ। एक्सीलेंट आंसर सर। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है ना, अच्छा, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आपकी बाइंग भी जबरदस्त होनी चाहिए। बाइंग भी आप चीपेस्ट पॉसिबल करें, जितना निगोशिएट कर सकते हैं निगोशिएट करके अच्छे से अच्छे रेट में चीज को लें, और सेल करते वक्त बेस्ट पॉसिबल रेट में बेचें। अगर आपने ये कर लिया ना तो आपने यहां पे भी वैल्यू क्रिएट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और आपने यहां पे भी वैल्यू क्रिएट की। अब आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो प्रोक्योरमेंट है, उसको ये चीज समझ ही नहीं आ रही, वो सप्लायर से अच्छे प्राइसेस नहीं ले पाता, वो सप्लायर से अच्छे प्राइसेस ले ही नहीं पाता। तो फिर ये जितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, ये चारों, प्रॉफिट में वो बात नहीं आएगी। अब ये बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे रेट ले रहे हैं, प्रोडक्शन वाले ओवरहेड्स बचा रहे हैं, आउटबाउंड वाले एक एक पेट्रोल का कचरा बचा रहे हैं डिलीवरी में, लेकिन ये मार्केटिंग वाले हडराम है, ये सही काम ही नहीं करते, ये बेच ही नहीं पाते, ठीक है ना। ये नहीं बेच पाते, इनकी जो है वो स्ट्रैटेजीज इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या होगा? जितनी भी मेहनत ऊपर के चेन वाले कर लें, जितनी भी मेहनत ऊपर के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं जितनी भी मेहनत कर लें, अगर ये मार्केटिंग और सेल्स वाले ढंग से परफॉर्म नहीं करेंगे, इनकी स्ट्रैटेजीज अच्छी नहीं होंगी, कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी, कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी। फिर आ जाओ आफ्टर सेल सर्विस।
भाई इन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की, ये रॉ मटेरियल भी सस्ता लाए, फैक्ट्री वालों ने प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती की, आउटबाउंड वालों ने कस्टमर को जल्दी से सामान डिलीवर कर दिया और रूट्स अच्छे से अच्छे बनाए, मार्केटिंग वालों ने मार्केटिंग अच्छी की, सेल्स भी करने की कोशिश की। लेकिन जब कोई चीज खराब होती हम कस्टमर को जो है वो सही सर्विस ही नहीं देते, हम उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते, उनके क्लेम को एड्रेस ही नहीं करते। रिजल्ट क्या निकलता? कस्टमर रिपीट नहीं होता, कस्टमर रिपीट नहीं हो रहा। वो एक दफा सामान लेके जाता है, फिर हमारे पास आता ही नहीं है कभी दोबारा लेने के लिए। कहता है यार जब खराब हो जाता है तो ये लोग तो बात ही नहीं सुनते, ये लोग तो मुंह को ही नहीं लगाते, हम जो है वो ऐसी जगह से सामान नहीं खरीदेंगे, हम इस तरीके की जगह से जो है वो सामान नहीं खरीदेंगे। बात सारी वैल्यू चेन की होती है, सारी बात जो है वो वैल्यू चेन की होती है कि आप हर स्टेज पर, हर जगह पर पर्टिकुलर सेंस में, हर स्टेज पर हर जगह पे पर्टिकुलर सेंस में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपका एक भी डिपार्टमेंट चूक रहा है ना, अगर आपका एक भी डिपार्टमेंट चूक रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब मैं तुम्हें एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ विदाउट टेकिंग एनीवन्स नेम, ठीक है? यहाँ मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करूंगा, नाम नहीं लूंगा। एक कंपनी के बारे में मुझे पता चला था किसी से कि वो कंपनी अपना जो है वो डिटर्जेंट बनाती थी, ठीक है? डिटर्जेंट बनाती थी और बेसिकली उनका ये डिटर्जेंट जो है वो इतना ज्यादा चल नहीं रहा था, सेल्स डाउन थी। अच्छा जब पता लगाया गया, रॉ मटेरियल सबसे अच्छे रेट पे, पैकिंग मटेरियल बेहतरीन रेट पे, ठीक है ना? प्रोडक्शन का प्रोसेस, उसका बिल ऑफ मटेरियल वगैरह वो डिफाइन हुआ हुआ बेहतरीन तरीके से जो है वो डिफाइन हुआ हुआ था, ठीक है? एट द सेम टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो बहुत अच्छा था, मार्केटिंग भी वो करते थे, ठीक है? और एड्स वगैरह पे, प्रमोशंस पे भी इनका फोकस था बहुत ज्यादा, ठीक है? आफ्टर सेल सर्विस तो डिटर्जेंट में बहरहाल होती नहीं है, वो डिटर्जेंट कोई खुला हुआ तो लेके आता नहीं है कि कपड़े से ही नहीं धो रहा, बहरहाल इस तरीके से था। लेकिन फिर भी उसकी सेल्स डाउन थी, डाउन इस तरह से थी कि उसमें ग्रोथ नहीं आ रही थी, देयर वाज नो ग्रोथ, डिक्रीज हो रही थी, बढ़ नहीं रही थी। आखिरकार उस कंपनी ने परेशान होकर एक कस्टमर सर्वे करवाया। कस्टमर सर्वे में कस्टमर्स ने ये फीडबैक दिया कि यार ये परफ्यूम है ना कम डाल दें, कपड़ों में वो स्मेल जो फ्रेग्रेंस होती है ना वो नहीं थी, कपड़ों की फ्रेग्रेंस जो है वो खराब हो गई थी। अब कंपनी को जब ये सर्वे पता चला तो एक बात यहाँ पे नजर आई, वो नजर ये आई कि यार फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका एक कंट्रोल था वेस्टेज एनालिसिस। वेस्टेज एनालिसिस में दोनों चीजें देखी जाती थी, कौन सी चीजें हैं जो आप ओवरडोज कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ओवरडोज करते थे तो एबनॉर्मल लॉस आता था, और कौन सी चीजें हैं जो आप अंडरडोज कर रहे हैं। अच्छा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एबनॉर्मल लॉस आपका लॉस है और ओवरडोज इज बेसिकली गेन, अंडरडोज इज बेसिकली एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे उनको हो रहा था गेन, पीएनएल के ऊपर जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो हो रही थी उसमें गेन आता था। फैक्ट्री हर बार गेन देख के बोलती थी वाह बहुत अच्छा है, लेकिन असल पता है हो ये रहा था, फैक्ट्री वाले अपने टारगेट को मीट करने के लिए परफ्यूम कम डालते थे, उसमें रिजल्टिंगली स्मेल कम होती थी और फ्रेग्रेंस कम होती थी, ये तीनों चीजें कम होती थी। सिर्फ इस एक गलती की वजह से, सिर्फ इस ये वाली गलती की वजह से कि वो अपने वेस्टेज को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर रहे थे और यहाँ पे वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही थी, पूरी कंपनी की सेल्स अफेक्ट हो रही थी, पूरी कंपनी की सेल्स अफेक्ट हो रही थी। जब ये मसला आइडेंटिफाई हुआ डिटर्जेंट में तो कंपनी ने सबसे पहले उस फैक्ट्री की ईंट से ईंट बजा दी कि भाई जब हमने आपको कहा है कि आप हर महीने ये एनालाइज करेंगे कि कहाँ अंडरडोज है कहाँ ओवरडोज है, तो फिर ये जाने क्यों दिया गया, ऐसे कैसे हो गया? कैसे आप एक चीज को अंडरडोज कर रहे थे जब आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने बेसिकली जो फॉर्मूला होता है ना इस तरह की चीजों का, डिटर्जेंट वगैरह का, ये जो फॉर्मूला होता है ये R&D बनाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली एक बॉम्ब बना लेते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। ये तुम लोग आगे इंशाल्लाह कॉस्टिंग का कोई ऑडिट करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल के अंदर पूरी रेसिपी लिखी होती है और रेसिपी से बनता है प्रोसेस ऑर्डर।
बैच ऑर्डर या प्रोसेस ऑर्डर बनता है, और फिर इसके लिहाज से प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन के बाद वो कंपनी करती थी एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड की एनालाइजेशन। तो वहां हमेशा ये लगता था कि यार इनको तो इसका जो है वो गेन ही मिल रहा है। जैसे ही गेन नजर आता था वो खुश हो जाते थे, लेकिन एक्चुअली डिटर्जेंट के अंदर वो परफ्यूम कम डाल रहे थे, और इस परफ्यूम को कम डालने की वजह से पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस यहाँ पे खराब हो गया। पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे खराब हो गया। हैविंग सेड दिस, अब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद, इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बाद अब आओ पढ़ते हैं वैल्यू चेन का मतलब क्या है। A key strength for any organization will come from its competitive advantage. इसके competitive advantage से आएगी। Potter suggests that competitive advantage means that an organization can beat its rivals by either offering goods and services at lower cost, or by being different and by charging a premium for this difference. Success, both now and the future, for an organization will therefore often depend on the strength or weakness of its competitive advantage. The best way to assess whether an organization has achieved a competitive advantage is by examining its value chain. आप अपनी पूरी वैल्यू चेन का अंदाजा लगा लें। पूरी वैल्यू चेन का अगर आप अंदाजा लगा लें तो आपको पर्टिकुलरली समझ आ जाएगा कि मसला कहाँ पे आ रहा है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी चीज है जहां पे हम इस तरह की कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो मिस कर रहे हैं, और कहाँ पे हम वैल्यू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, कहाँ हम वैल्यू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। Porter developed the value chain to help identify which activities within the firm were contributing to a competitive advantage and which are not. The approach involves breaking down the firm into 5 primary and 4 support activities and looking at each to see if they give a cost advantage or quality advantage. क्या एडवांटेज देते हैं? पॉटर ने कहा भाई देखो स्ट्रैटेजीज दो ही हैं, अब समझना बात को, थोड़ा सा मोर इन डेप्थ जा रहे हैं। पॉटर ने कहा भाई वैल्यू चेन में तुम्हारे पास जो जो काम करने की तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी है वो दो हैं। एक स्ट्रैटेजी है तुम्हारे पास कॉस्ट लीडरशिप, सस्ता बनाओ सस्ता बेचो। दूसरा एट द सेम टाइम तुम्हारे पास है डिफरेंशिएशन, अच्छा बनाओ महंगा बेचो और प्रीमियम चार्ज करो। ठीक है ना, प्रीमियम चार्ज करो। इसकी एग्जांपल क्यू मोबाइल, इसकी एग्जांपल एप्पल। सस्ता बनाओ सस्ता बेचो, महंगा बनाओ प्रीमियम चार्ज करो, ये दोनों सिचुएशन हमारे सामने है। पॉटर कहता है भाई स्ट्रैटेजी दोनों इन दोनों में से एक ही हो सकती है। इसके अलावा इसका कहना है कि भाई ये जो कंपनी के 8 डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स में ये इवैल्यूएट करो कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो आया तुम्हें डिफरेंशिएशन असेस करने में, डिफरेंशिएशन को अडॉप्ट करने में मदद देगा, या वो तुम्हारी कॉस्ट को कम करेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये डिपार्टमेंट सारे ऐसे हैं जो डिफरेंशिएशन को अच्छे से कायम रख सकते हैं, तो तुम उस स्ट्रेटेजी पे जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट्स तुम्हें कम से कम कॉस्ट में एक अच्छा प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं, तो तुम कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जाओ। ये कहते हैं वैल्यू चेन को एनालाइज करने के लिए आपको इन डिपार्टमेंट्स को एनालाइज करना है। ये सारे डिपार्टमेंट साथ चलते हैं, अगर इनमें से एक भी चूका तो ये डिटर्जेंट वाला हाल होगा कि आपकी सेल्स जो है वो कम हो जाएंगी, एक डिपार्टमेंट की गलती की वजह से, एक डिपार्टमेंट की गलती की वजह से। अब यहाँ पे वो कंपनी क्या कर रही थी, वो कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही थी, लेकिन ये जो इन्होंने यहाँ पे जो हरकत की वो क्या थी, चिंदी चोरी वाली हरकत की कि भाई थोड़ा बहुत गेन आ रहा है कोई मसला नहीं है, परफ्यूम कम डालो। तो उस कंपनी का तरीका कार ही ये नहीं था कि वो सस्ता डिटर्जेंट बेचे, बहुत ज्यादा हल्की क्वालिटी का बेचे, वो क्वालिटी के पैसे चार्ज कर रहे थे। तो जब वो क्वालिटी के पैसे चार्ज कर रहे थे तो ये डिपार्टमेंट या जो 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 ये वेस्टेज एनालिसिस वाली हरकत थी, ये मिसअलाइन हो गई, ये मिसअलाइन हुई, रिजल्टिंगली आपकी सेल्स डाउन हुई। तो पोर्टर कहता है कि भाई एक वक्त में एक स्ट्रैटेजी चुन लो कि तुम कॉस्ट लीडरशिप पे जाना चाह रहे हो या तुम डिफरेंशिएशन पे जाना चाह रहे हो, और फिर तमाम डिपार्टमेंट्स को ऐसे ही अलाइन करो। अलाइन all the departments
अकॉर्डिंगली, तब कहीं जाके एक अच्छा वैल्यू चेन आप डेवलप कर पाएंगे। तब कहीं जाके आप एक अच्छा वैल्यू चेन जो है वो डेवलप कर पाएंगे। ऑल राइट। सो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू चेन का एक बेसिक आइडिया हमें समझ में आ गया। अब इसकी एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, ये इलस्ट्रेशन देखते हैं। The value chain is a way of explaining and examining how and why an organization has a competitive advantage over the other. For example, a manufacturing organization that aims to beat rivals on price will need to keep its cost low. अगर आपको आपके कंपेटिटर्स को प्राइसिंग पे हराना है तो आप अपनी कॉस्ट को कम रखेंगे। Therefore, in its primary activities, it might have operations that have little flexibility and are geared towards bulk production. जिस कंपनी को ये टारगेट अचीव करना है वो फैक्ट्री में बल्क प्रोडक्शन पे जाएगी और कम से कम सस्ती से सस्ती प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी। इट इज ऑल्सो लाइकली टू मिनिमाइज द लेवल ऑफ आफ्टर सेल्स। बाद में भी बहरहाल वो इतना ज्यादा जवाब नहीं दे मतलब आफ्टर सेल्स की सर्विसेज जो है वो नहीं दे पाएगी। इन सपोर्ट एक्टिविटीज इट माइट यूज लो स्किल्ड लेबर, हाई लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैव बल्क प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट्स विद सप्लायर्स। कोशिश उसकी यही होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लेबर को जो है वो यूज करे, लो स्किल्ड लेबर को यूज करे, टेक्नोलॉजी को यूज करे और बल्क प्रोक्योरमेंट करे सप्लायर्स के साथ, ताकि उसे कम से कम रेट मिल सके। An organization in the same industry which is looking to compete at the top end of the market might have operations that are more focused on producing a higher quality product. अब दूसरी कंपनी है वो कह रही है नहीं जी हमें सस्ता नहीं बनाना, हम अच्छा बनाएंगे और जो है वो महंगा बेचेंगे। इधर आप एग्जांपल ले लो मेहरान की और इधर आप एग्जांपल ले लो ऑडी की। यहाँ पे हायर क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, with more variety and offer expensive service with say free installations and money back guarantees. In support activities it might use higher skilled labor, wider range of quality suppliers. As it will be seen in this later chapter, these type of organizations are usually referred to as differentiators. ये ज्यादातर differentiators कहलाते हैं जो अपनी differentiation की वजह से एक अच्छा प्रीमियम क्वालिटी प्राइस जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। स्कूल्स में ले लो, टेक द एग्जांपल ऑफ बीकन हाउस। एंड टेक द एग्जांपल ऑफ केजीएस, कराची ग्रामर स्कूल। बीकन हाउस नेटवर्क है, कराची ग्रामर स्कूल नीश है। मैं मानता हूं बीकन हाउस भी बहुत महंगा स्कूल है, कोई सस्ता नहीं है, लेकिन केजीएस के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो केजीएस कम स्टूडेंट्स लेता है लेकिन टारगेट बहुत हाई रखता है। बीकन हाउस ज्यादा स्टूडेंट्स लेता है, टारगेट उसका वॉल्यूम के ऊपर होता है कि मेरा नेटवर्क फैला हुआ हो। हैप्पी पैलेस भी इसी तरीके से, और भी बहुत सारी स्कूल्स की चेन्स हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा वो कौन सी स्कूल्स है जिन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क बनाया अपना? एनीवन? एक्सीलेंट। फरीना कहती है सर सिटी स्कूल, बिल्कुल सही बात है। और कोई? एजुकेटर्स, जबरदस्त, बिल्कुल सही बात है। अमीन ये कौन सा स्कूल है? यूपीएस, एपीएस तो नहीं लिखना चाह रहे हो तुम? उस्मान पब्लिक, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, उस्मान पब्लिक का भी नेटवर्क है, काफी सारे स्कूल्स हैं। मैंने आखान से पढ़ा, आखान के 3 थे, 3 में से एक शायद कम चलता था, गार्डन और करीमाबाद ज्यादा चलते थे। दार अरकम, यार मैंने इसका नाम नहीं सुना हुआ, बिल्कुल ये भी सही एग्जाम्पल है। और कोई? कराची पब्लिक स्कूल, जबरदस्त, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। द कंपेरेटिव एडवांटेज विल परमिएट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द वैल्यू चार्ट। किस तरह से? देखिएगा, अगर एक कंपनी लो कॉस्ट लो सेलिंग मॉडल के ऊपर है, ठीक है ना, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में वो कोशिश करेगी स्टैंडर्ड कंपोनेंट हो, यानी रॉ मटेरियल ऐसा मंगवाए, लिटिल कस्टमाइजेशन हो, बल्क प्रोडक्शन हो, एफिशिएंसी हो, स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज्यादा हो, आउटलेट्स कम हो, बल्क डिलीवरी ज्यादा हो, मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे फोकस करे,
मिनिमल लेवल्स ऑफ मार्केटिंग, सेल्स फोकस हो क्वांटिटी के ऊपर और स्टैंडर्डाइज्ड हो, बहुत ज्यादा आफ्टर सेल्स की बात ना हो। ये पांचों प्राइमरी एक्टिविटीज आ गई। जबकि हाई एंड में प्रीमियम मटेरियल, सिलेक्टिव सोर्सिंग, हर कस्टमर के लिए अलग तरीके का मटेरियल मंगवा रहे हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, फोकस ऑन क्वालिटी, फैसिलिटेशन ऑफ कस्टमाइजेशन। अब मैं इंटरवुड का फर्नीचर लेने जाऊंगा, वो मेरे हिसाब की लकड़ी लगाएगा, जैसा बोलूंगा वैसी लकड़ी लगा के देगा। लेकिन अगर मैं अपने घर के पास जो फर्नीचर मार्केट है आयशा मंजिल की, उस आयशा मंजिल की फर्नीचर मार्केट से बनवाऊंगा तो वो मुझे कोई इस तरह की सर्विस नहीं देगा। वो बोलेगा भाई जो बना रहा हूँ वो देख ले, ऐसा ही बना के दूंगा। उसका फोकस क्वांटिटी के ऊपर है, कस्टमाइजेशन पे नहीं है। ठीक है, डिजाइन कस्टमाइज हो जाता है, लकड़ी की क्वालिटी वो आपके लिए कस्टमाइज नहीं करते। यूज ऑफ प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, flexibility, free delivery, premium packaging, high levels of promotion, lots of market research, high levels of customer management and personalization, और फिर उसके बाद एक्सटेंसिव। ठीक है, बहुत ज्यादा आफ्टर सेल्स एक्सटेंसिव होती है। सपोर्ट एक्टिविटीज के केस में ये लो स्किल्ड स्टाफ, कम ट्रेनिंग रखते हैं, स्टाफ की इतनी डेवलपमेंट नहीं होती। ई प्रोक्योरमेंट यूज करते हैं, ज्यादातर जल्दी करते हैं काम को, टेक्नोलॉजी पे रिलाई बहुत ज्यादा होता है, चीपेस्ट रेट ढूंढते हैं और आउटसोर्सिंग ज्यादातर करते हैं जहाँ कॉस्ट कम होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, लोग कम होते हैं, सेंट्रलाइज सर्विसेज होती है, ग्लोबल अप्रोच होती है और चीपेस्ट लोकेशंस होती है। ठीक है ना। जबकि ये प्रीमियम सप्लायर्स ढूंढते हैं, हायर स्किल्ड स्टाफ होता है, स्टाफ डेवलपमेंट को काफी इंकरेज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कम और लोगों से ज्यादा फायदा लेते हैं। ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग एंड सेल्स, हाई R&D, रेगुलर प्रोसेस डिजाइन। तुम इसकी एग्जांपल ले लो, अभी भी बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। लो कॉस्ट लो सेलिंग की एग्जांपल चाइना है और हाई एंड की एग्जांपल USA। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, small span, tall structures, national dependence. These are simply examples to illustrate how companies with different competitive strategies will have different value chains. It does not mean that all low-cost manufacturers or differentiators will have the characteristics illustrated above. बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो बात की जा रही हो वही बात जो है वो ओवरऑल लेवल पे इसमें पूरी होती है। सो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट वैल्यू चेन का मुकम्मल होता है। अब आप उसकी एक केस स्टडी देखते हैं।